Hello everyone, my name is Mayank Jinwala and I am a BTech student at IIT Kanpur. So today I'm going to discuss motion in a plane with you all. So see, motion in a plane is basically a chapter where we will learn about vectors. Like till now you must have read about how to calculate distance, velocity and acceleration, these type of things in scalar quantities. Like scalar is something which does not involve direction and vector is something which also involves direction. So motion in a plane is basically a chapter where we will be learning the geometry of vectors, like how vectors are added, how vectors are subtracted, how two vectors are multiplied, what is parallelogram law of addition, what is triangle law of addition. All these things related to vectors we will be learning in motion in a plane chapter. So firstly, let us know what is the definition of vector. So what is basically vector is? Vector is something which not only tells us the magnitude, but it also tells us the direction. मतलब समझे, मतलब क्या है, जो अपन अभी तक स्केलर क्वांटिटी में काम करे थे उसमें क्या था, उसमें अपने को सिर्फ किसी भी वेरिएबल की या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अपने को वैल्यू पता चली थी कि उसकी वैल्यू क्या है। इस वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, अपने को वैल्यू तो बतानी है, उसका मैग्नीट्यूड तो बतानी है, साथ में उसकी डायरेक्शन बतानी है कि वो प्लस एक्स में जा रहा है, माइनस एक्स में जा रहा है, प्लस वाई में जा रहा है, माइनस वाई में जा रहा है, प्लस जेड में जा रहा है, माइनस जेड में जा रहा है। तो वेक्टर इज समथिंग व्हिच आल्सो टेल्स अस द डायरेक्शन अलोंग विद द मैग्नीट्यूड। सो यही बेसिकली मोशन अपने चैप्टर में अपन लोग पढ़ेंगे। तो हाँ, ये स्केलर्स एंड वेक्टर्स है, इसके बीच में मैंने आपको डिफरेंस क्लियर कर दिया। देखो स्केलर्स और वेक्टर में डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली वही, जो अपना स्केलर होता है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है और डिफरेंस सिर्फ डायरेक्शन का होता है। जो अपना वेक्टर होता है वो अपने को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी देता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर में। तो जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे कि ये चीज है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है कि somebody sitting here and someone else is sitting there, so what is the distance between these two, so we only have to just tell them the magnitude of distance between them. Now what is there in vectors, like distance is replaced by displacement. That is, we have to tell them that this man is displaced by 5 meters in north direction or in south direction. तो वेक्टर्स में बेसिकली आपको मैग्नीट्यूड के साथ में आपको डायरेक्शन बतानी पड़ती है, बेसिकली डिफरेंस होता है। तो बाकी फिर जब अपन लोग वेक्टर्स में चलते हैं तो वेक्टर्स में दो वेक्टर को ऐड करने के दो लॉ होते हैं, एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। वो अपन लोग भी आगे चल के पढ़ेंगे। हाँ, अभी सबसे मेन बात, किसी भी वेक्टर को अपन लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी आपका वेरिएबल है, लेट्स से वी, और वी के ऊपर लगा देते हैं अपन लोग एरो। ठीक है, वी और वी के ऊपर अपन लोग एक एरो लगा देते हैं ऐसे करके। तो ये अपना वेक्टर का समझ जाता है। ठीक है, सो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म। तो ये मेरा वेक्टर्स है, ये मेरा वेक्टर है। और अगर मेरे को वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे करूंगा, टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी जस्ट टेक मॉड ऑफ वी। सो दिस इज द वे बाय व्हिच वी कैन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सो दिस इज द वे। बाकी अभी जैसे कि पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। मान लो कि मैं पहले पी पे था, फिर मैं क्यू पे गया। तो मैं पी से क्यू गया हूँ, तो एक तो मैंने पी से क्यू के बीच में इतना डिस्टेंस चला है, और दूसरी चीज मैंने इस डायरेक्शन में गया हूँ, मैं इसमें नहीं गया, इसमें नहीं गया, इसमें नहीं गया, इसमें नहीं गया, मैं इस डायरेक्शन के अलॉन्ग गया हूँ, पी क्यू के डायरेक्शन के अलॉन्ग। तो ये मैं डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एक तो पी से क्यू तक गया मैं, उसके बीच का डिस्टेंस प्लस किस डायरेक्शन में गया, इस चीज को अपन लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, पी क्यू इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ में आया। और वही मान लो पोजीशन वेक्टर निकालना हो इस चीज का, तो पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। मतलब आपका ओरिजिन जहाँ पे है और आप जहाँ पे बैठे हो, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस और ओरिजिन से आप तक जोड़ने वाला जो पॉइंट है वो किस डायरेक्शन के अलॉन्ग आ रहा है, वो दोनों चीज को मिला के जो बनता है वो पोजीशन वेक्टर बनता है। मतलब
आपके बीच में और ओरिजिन के बीच में डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, मतलब आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में बैठे हो, इस इधर बैठे हो, इधर बैठे हो, इधर बैठे हो, तो जो डिस्टेंस के साथ अपन लोग डायरेक्शन मिला देंगे तो अपने को वेक्टर मिल जाता है। अगर ओरिजिन से डिस्टेंस मिला नापेंगे उस चीज का तो वो पोजीशन वेक्टर होगा, और किसी इनिशियल पॉइंट से नापेंगे तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये चीज थी। हाँ, अब आई थी इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? दो वेक्टर्स एक ही केस में इक्वल होते हैं। पहली चीज उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए, दूसरी चीज उनका डायरेक्शन भी बराबर होना चाहिए। मतलब दोनों चीज की वेक्टर और डायरेक्शन, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर की डायरेक्शन जब दोनों चीज बराबर होगी तभी अपन दो वेक्टर्स को इक्वल बोल सकते हैं, वरना इक्वल नहीं बोल सकते। तो दो वेक्टर्स का इक्वल होने का मतलब सिंपल, वन सेकेंड। हाँ, तो दो वेक्टर्स का इक्वल होने का सिंपल मतलब यही है कि अपने को उनकी उस वेक्टर की डायरेक्शन भी बराबर करनी है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बराबर करना है। मतलब दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जब इक्वल होंगे तभी वो दोनों वेक्टर्स इक्वल कहलाएंगे, वरना वो इक्वल नहीं कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, इस केस में ए और बी तो इक्वल वेक्टर्स है क्योंकि उन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और लेंथ भी सेम है। लेकिन ए डैश और बी डैश नहीं है, क्यों? क्योंकि इनकी लेंथ तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है। एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। मतलब जब तक वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल नहीं होंगे और और उनका लेंथ की और उनके एरो की लेंथ बराबर नहीं होगी तब तक वो दोनों वेक्टर्स अपन इक्वल नहीं कह सकते। ठीक है, अभी ये सिंपल चीज है कि आप किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो कोई वेक्टर है ए, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो। बस एक डिफरेंस है कि अगर आपका जो जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नेगेटिव होगा तो आपके वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मान लो आपका इनिशियल वेक्टर इस टाइप का है, आपका इनिशियल वेक्टर इस टाइप का है, ठीक है, और इसमें आप -2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वेक्टर क्या हो जाएगा? तो आपका वेक्टर हो जाएगा ये। मान लो अगर ये ए है तो ये -2a है। ये वेक्टर है ना, ठीक है। क्या किया, एक तो मैंने एरो की लेंथ डबल कर दी क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, और दूसरा मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने नेगेटिव लगाया था। नेगेटिव से एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो यही अपने को बेसिकली इस चैप्टर में करना है। अगर अपने को कोई वेक्टर दिया हुआ है ए, उसमें अपन लोग -2a कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर माइनस लगाए तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मतलब एंटी पैरेलल हो जाएंगे वेक्टर्स। और दूसरा जो भी आपका मैग्नीट्यूड है उससे अपन उस मैग्नीट्यूड से अपने को एरो की लेंथ को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो फेज सिंपल चीज थी ये। आगे चलते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया दो तरीके से होता है वेक्टर्स में। एक होता है पैरेललोग्राम लॉ, एक होता है ट्रायंगल लॉ। तो ये मैं आपको करके बताता हूँ कैसे होगा। एक मिनट। हाँ, तो चलो करते हैं। देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स में दो तरीके से होता है। एडिशन दो तरीके से होता है। मान लो तुम्हारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है ऐसा, ये है ए, ठीक है, और मान लो ये है बी। ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा ये वेक्टर। दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स ए प्लस बी। हाँ, ये चीज ध्यान रखना कि कहीं भी वेक्टर की बात हुई तो आपको एरो लगाना है, वरना फिर वो चीज स्केलर कहलाएगी। ठीक है, तो अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए प्लस बी वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर का जो एरो है उसकी टेल से चालू होके बी वेक्टर के हेड तक जाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको दो वेक्टर दिए हुए ए और बी और आपको कोई तीसरा वेक्टर डिफाइन करना है जो दोनों का सम है, तो फिर वो पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक जाएगा। उसको हम लोग बोलेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लोग दो वेक्टर को ऐड करते हैं, वो चीज यहाँ पे बताई गई है। देखो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों को ऐड किया तो आर वेक्टर आ गया, ए प्लस बी। एक की टेल से दूसरे की हेड तक गए हैं अपन। ठीक है, सिमिलरली हेयर यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ से यहाँ गए, तो अपने को इन दोनों को ऐड करना है तो अपन इसकी टेल से इसके हेड तक आ गए। सिंपली अपने को ये चीज करनी है। ये चीज अगर अपने को तीन वेक्टर में करनी है तो अपन तीन वेक्टर में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर कहीं पे भी जा रहा हो वेक्टर, तीसरा वेक्टर। मान लो ऐसे तीन वेक्टर दिए हुए हैं। मान लो ये ए है, ये बी है। मैं एरो नहीं बना रहा ऊपर, लेकिन आपको एरो बनाना है हमेशा, ये वरना वेक्टर नहीं कहलाएगा। तो ये तीन वेक्टर है, हमें कुछ ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो बस जहां से आपने चालू किया है वहां चालू करो उस टेल से, और जो आपके फाइनल वेक्टर है उसके हेड तक जाओ, तो ये आपका वेक्टर होगा।
इस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आ गया? तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, जो भी आपको वेक्टर ऐड करना है, पहले वेक्टर से लेकर आखिरी वेक्टर तक आपको जोड़ना है बस। फिर आपका वो एक तो डायरेक्शन भी मिल जाएगी, दूसरा जो इस एरो की लेंथ होगी, ये मैंने ढंग से नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं था, वरना इस एरो की जो लेंथ होगी प्लस जो इसकी डायरेक्शन होगी, अपने को उससे वेक्टर की दोनों चीज मिल जाएगी। समझ में आ गया? तो ऐसे हम लोग वेक्टर्स को ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं है। मान लो आपको वेक्टर एक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और आपको चाहिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो आप क्या करोगे, बस इस एरो को उल्टा कर दोगे। मतलब ये बी वेक्टर है, आपको चाहिए ए माइनस बी, तो आपका बी वेक्टर ये हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर ये हो जाएगा। ठीक है, तो फेयरली सिंपल थिंग, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, आपको चाहिए माइनस बी, तो आपने माइनस बी कर दिया इसको, माइनस बी करके इसको यहाँ पे जोड़ देंगे हम लोग इसकी टेल पे, इसके हेड पे, तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा फिर आपका, मैंने बोला है ना ए माइनस बी क्या हो जाएगा, सिंपली आपको इसकी टेल से फाइनल वेक्टर के हेड तक जोड़ना है। तो मेरा ये वेक्टर क्या हो गया, ये वेक्टर हो गया ए माइनस बी। ठीक है, सिंपली आपको ए वेक्टर दिया हुआ था, बी वेक्टर दिया हुआ था, अपने बी को नेगेटिव किया तो बी की डायरेक्शन बदल गई, डायरेक्शन बदल के आपने इसको हेड से जोड़ा, फिर अपने को ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मिल गया, फिर अपन दोनों को जोड़ दिया। हाँ, ये याद रखना जो फाइनल वेक्टर का एरो होगा, वो जो आपका लास्ट वेक्टर है उसके हेड तक जाएगा, ऐसे नहीं कि आप एरो को इधर लगा दो, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। समझ में आया? तो ऐसे वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सिंपल थिंग। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो, अभी अपने को दो वेक्टर्स कुछ ऐसे दिए हैं, मान लो पैरेललोग्राम लो क्या होता है। पैरेललोग्राम लो ऐसा होता है कि आपको एक वेक्टर दिया हुआ है ये ए, दूसरा वेक्टर दिया हुआ है बी, मान लो ऐसे, और आपको इन दोनों को ऐड करना है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पता नहीं है कि वेक्टर कौन सा आएगा, क्योंकि इसमें एक की हेड से दूसरे का टेल तो जुड़ नहीं रही है, तो आप जोड़ोगे कैसे? मैंने बोला कि जहाँ पे एक का हेड खत्म होता है, दूसरे की टेल वहां पे चालू होनी चाहिए, तब तो आप जोड़ सकते हो, वरना आप जोड़ नहीं सकते हो। इस केस में आप जोड़ोगे कैसे? इस केस में क्या होगा, जो इन दोनों वेक्टर का डायगोनल होगा, उसके अलावा जो आपका वेक्टर आएगा, ये इन दोनों का सम आएगा। कैसे? इसको आप कंफर्म भी कर सकते हो। कैसे? जो ये वेक्टर है इसको आपने इधर बनाया, इसकी जगह आप इसको इधर बना दो। बना दिया आपने? अब देखो ये इसको जोड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक, मतलब मैंने पूरी लेंथ नहीं बनाई, इसको यहाँ तक जोड़ देना। तो ये याद रखना कि अगर कोई वेक्टर एक की हेड दूसरे की टेल से मैच नहीं करी है, तो उन दोनों की डायगोनल के अलाउंग जो वेक्टर आता है, वही वेक्टर आपका एडिशन वेक्टर होता है। जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है ए वेक्टर यहाँ बना हुआ है, बी वेक्टर यहाँ बना हुआ है, तो उन दोनों का जो एडिशन होगा वो इन दोनों की डायगोनल के अलाउंग होगा। फिर आप भले ही बी वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ पे बना दो। ठीक है, तो ये होता है अपना क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लो। फिर आता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इज नॉट सच इम्पोर्टेंट। इसमें क्या दिया हुआ है, देखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। रिजोल्यूशन बेसिकली ये चीज होती है कि इसमें जो दिया हुआ है बता दूंगा आपको। पहले तो तीन चीज होती है, आपको बताना चाहिए। जो अपनी एक्स एक्सिस होती है, उस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं आई वेक्टर। जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वेक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं जे वेक्टर। जो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में वेक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं के वेक्टर। समझ में आया? जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वेक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं आई वेक्टर। जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वेक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं जे वेक्टर। और जो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में वेक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं के वेक्टर। ऐसे करके अपने पास तीन वेक्टर्स होते हैं। अभी अगर अपने को एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसका अगर अपने को मैग्नीट्यूड वन करना है, तो उस चीज में अपने अपन वेक्टर को बोलेंगे आई कैप। मतलब जब भी हम किसी वेक्टर के ऊपर कैप लगा देते हैं, उससे क्या होता है, उससे उसका मैग्नीट्यूड वन हो जाता है। तो यहाँ पे अपन ने बोला आई कैप। आई कैप का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया अ वेक्टर in x direction plus x direction with magnitude of 1. Similarly, g cap क्या हो गया? g cap हो गया a vector in plus y direction with magnitude of 1. Similarly, k cap क्या हो गया? a vector in plus z direction with a magnitude of 1. तो इस तरीके से अपन लोग i cap, j cap, k cap को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है और इनकी डायरेक्शन
पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड के अलॉन्ग होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली आई कैप जे कैप के कैप होते हैं। फिर वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं, देखो जैसे कि अपने पास, लेट मी ड्रॉ रेक्टेंगल सी। मान लो ये अपना रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल पे अपन एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। लेट अस ड्रॉ वेक्टर। मान लो ये, मान लो ये मेरा वेक्टर है, ठीक है। अब इस वेक्टर में क्या चीज है, इस वेक्टर में ऐसा है कि अपने को इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व क्या होता है, पहले तो देखो ये है मेरी एक्स एक्सिस, ये है मेरी वाई एक्सिस, और ये है वाई, और ये है मेरी एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करने का मतलब क्या होता है, रिजॉल्व करने का मतलब होता है आपको इस वेक्टर को एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिखना है। कैसे लिखोगे, आप इस एंगल को थीटा मान लोगे। किस एंगल को, द एंगल विच द वेक्टर मेक्स विद द एक्स एक्सिस को हमने थीटा मान लिया। तो मान लो ये जो आपका वेक्टर है, इसको हम लोग बोलते हैं ए, ठीक है। तो इस ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होता है उसको हम लोग बोलेंगे ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। और जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा उसको हम लोग बोलेंगे ए साइन थीटा, ठीक है। अभी कैसा आया यहाँ पे, देखो देखो एक सेकंड, हाँ देखो, ये अपने वेक्टर था ए, अपन ने इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसको मान लिया ए1, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैंने उसको मान लिया ए2। तो ये थीटा है। तो अब देखो इस केस में अगर ये ए है तो यहाँ पे साइन थीटा क्या हुआ, साइन थीटा हुआ। तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या हुआ, साइन कॉस थीटा हुआ। दिस थिंग अपॉन दिस थिंग, कॉस थीटा क्या हुआ, दिस थिंग अपॉन दिस थिंग। सो अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपने को ये चीज चाहिए। तो दिस थिंग अपॉन दिस थिंग इज कॉस थीटा, सो दिस थिंग इज इक्वल टू ए वेक्टर इनटू कॉस थीटा। उसी लाइंस पे ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि अगर ये थीटा है तो इतना एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। ये अगर थीटा है तो ये अपने आप 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे अपन लोग कर सकते हैं, अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया तो इसके लिए देखो 90 माइनस थीटा हो गया। अब कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू दिस थिंग अपॉन दिस थिंग। तो वापस अपने को ये चीज चाहिए, दिस थिंग इज ए टाइम्स कॉस 90 माइनस थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो अपन अगर उसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करेंगे तो उसको अपन लोग बोलेंगे ए कॉस थीटा। उसको अगर अपन लोग वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करेंगे तो उसको अपन लोग बोलेंगे ए साइन थीटा। तो किसी भी वेक्टर का रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि उस वेक्टर को अपने को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्लस वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्लस जेड एक्सिस के अलॉन्ग लिखना है। तो अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिखेंगे तो आएगा ए एक्स कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिखेंगे तो वो आएगा ए साइन थीटा। अभी इसको मैं ढंग से आपको अगर लिख के बताऊं तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, सी, अपन लोग ऐसे कर सकते हैं, किसी वेक्टर ए को अपन लोग लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के, ठीक है। अब बस मैं आप कैप लगाया तो क्या करता हूँ, एक मिनट, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये ऐसे होता है कि अपन उस वेक्टर को अपन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिखा है ए एक्स मल्टीप्लाई बाय आई कैप। मल्टीप्लाई बाय आई कैप क्या बताता है, मल्टीप्लाई बाय आई कैप भी बताता है कि वो वेक्टर अपन ने एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग लिखा है और अपन ने मैग्नीट्यूड 1 ले लिया, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो अपना ए एक्स में आ जाएगा। मैग्नीट्यूड अपन ए एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डायरेक्शन अपन लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई कैप से। तो किसी वेक्टर को अगर अपन लोग लिख रहे हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप के फॉर्म में, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि उस वेक्टर का जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नीट्यूड है वो है ए एक्स, और डायरेक्शन आई कैप के अलॉन्ग मतलब एक्स कैप के अलॉन्ग, वैसे वाई कैप के अलॉन्ग वैसे जेड कैप के अलॉन्ग। तो अपन को अगर ए एक्स लिखना है तो अपन ए एक्स लिखेंगे, तो अपने पास ए एक्स क्या हो जाएगा, इस अपन ने पीछे देखा, ए एक्स हो जाएगा ए का कॉस थीटा, ए का कॉस थीटा। ए वाई क्या हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा ए का साइन थीटा, ठीक है।
हाँ, और यहाँ पे क्या है, ये ए क्या है, ए है मैग्नीट्यूड, ए में मैग्नीट्यूड को बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ए है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का कॉस थीटा, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का साइन थीटा, तभी तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड रहेगा। समझ में आया ना। तो ऐसे करके अपन लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। और वही अगर आपने को tan थीटा निकालना हो, tan थीटा अपन लोग लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू दिस थिंग अपॉन दिस थिंग इज ए वाई एंड दिस थिंग इज ए एक्स, तो tan थीटा इज ए वाई अपॉन ए एक्स। समझ में आया। अगर अपने को एंगल निकालना तो एंगल कैसे निकाल सकते हैं, एंगल इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स, और वैसे अपन लोग करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें एक चीज अपन और देखते हैं कि अपन लोग जब ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा। देखो, जब अपन लोग ए एक्स का स्क्वायर करेंगे प्लस ए वाई का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो वहां पे आ जाएगा ए स्क्वायर और ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और अपने को पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होते हैं। इसका मतलब, सॉरी, का मतलब चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। समझ में आया। इसका मतलब जो मेरा ए है उसका मैग्नीट्यूड में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर के जरूर से भी निकाल सकता हूँ, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आया। तो अपन अगर ए एक्स निकालेंगे तो ए एक्स इज नथिंग बट ए कॉस थीटा, ए वाई इज नथिंग बट ए साइन थीटा, tan थीटा इज नथिंग बट ए वाई अपॉन ए एक्स, और मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे ए क्या है, ए है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ए एक्स है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, ए वाई है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। समझ में आया। इस चीज को अपन लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। हाँ, एक चीज में आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने z एक्सिस के लंब कुछ भी नहीं लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ एक्स वाई प्लेन में बात कर रहा हूँ, अपन लोग प्लेनर मोशन की बात कर रहे हैं इस केस में। तो ए जेड के कैप आता है किसी जनरल वेक्टर के लिए, क्योंकि कोई भी वेक्टर होता है वो 3D में होता है, उसके लिए एक्स का कंपोनेंट भी आता है, वाई का कंपोनेंट भी आता है, जेड का कंपोनेंट भी आता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अपन लोग प्लेनर मोशन की बात कर रहे हैं, मतलब सिर्फ एक्स वाई प्लेन में बात कर रहे हैं, तो जेड कंपोनेंट हमेशा 0 होगा। ठीक है। तो अगर z कंपोनेंट आता है तो बस मैग्नीट्यूड में अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर के साथ ए जेड स्क्वायर भी जुड़ जाएगा। ठीक है। तो सिंपल चीज है, अपन लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही अगर अपन लोग थीटा एंगल वाई एक्सिस के साथ लेते हैं तो वाई वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा हो जाता है और एक्स वाला कंपोनेंट ए साइन थीटा हो जाता। तो बस थीटा एंगल जिस एक्सिस से थीटा एंगल ले रहे हैं वहां पे कॉस थीटा आएगा और दूसरी एक्सिस पे साइन थीटा आएगा। फिर मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल के अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर करके फिर से करके अपन लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर वेक्टर एडिशन सिंपल है जैसे मैंने बताया आपको। सो ये तो क्वेश्चन है। पोजीशन वेक्टर मैंने आपको बता दिया, पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट वेयर टू द पॉइंट, इस पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक के बीच का जो वेक्टर होगा उसको अपन लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। ठीक है। वेलोसिटी आपको बताया था डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, सो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। तो अपन लोग वेलोसिटी को भी रिजॉल्व कर लेंगे, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। मैंने अपन किसी भी चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं, और रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, उसका एक्स कंपोनेंट प्लस उसका वाई कंपोनेंट। सो वेलोसिटी का लिए वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वैसे अगर एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करेंगे तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। किसी भी चीज को अपन लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे है। उसके बाद वही चीज एक्सेलरेशन में बताई गई जो मैंने आपको बता दिया। एक्सेलरेशन अपने को पता होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, फिर अपन लोग एक्सेलरेशन को भी ऐसे करके रिजॉल्व कर लेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अपन लोग किसी भी चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं, किसी भी चीज को रिजॉल्व करने का मतलब होता है उसका अपने को मैग्नीट्यूड लिखना है इन एक्स डायरेक्शन प्लस उसका मैग्नीट्यूड इन वाई डायरेक्शन, आई कैप और जे कैप लगा देना। ठीक है। तो ये हो गया अपना वेक्टर एनालिसिस। उसके बाद क्या बोला गया है, हाँ अब यहाँ पे आ जाती है इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशंस। इक्वेशंस ऑफ मोशन तो वो क्या होती है अपने को पता होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन तीन होती है अपनी। इक्वेशन ऑफ मोशन तीन होती है। ऐसे तो ये पता होगा ये क्यों दिया हुआ है। चलो मैं लिखता हूँ। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, ये अपने को पता होती है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है जो आपको रट्टी होनी चाहिए, मतलब ये आपको याद ही होनी चाहिए, इसके बिना काम चलेगा। बस अपन लोग वेक्टर में क्या करेंगे, इन चीज का इन तीनों इक्वेशंस का वेक्टर फॉर्म ले लेंगे, ये अपन लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब अपन देखेंगे। अब आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सो अंडरस्टैंड इट क्लियरली। मैं आपको अगले पेज में समझाता हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए सबसे पहले तो मुझे पैराबोला बनाना पड़ेगा। तो ये पैराबोला रहा, देखो। मान लो ये मेरा प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। ये मेरी मान लो एक्स एक्सिस है, सही लेजर है क्या, सॉरी। मान लो ये मेरी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये मेरी एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अब देखो ये 0,0 ही है, दिस पॉइंट इज नथिंग बट 0,0, 0,0, ठीक है। तो अपन उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो सॉल्व कैसे करते हैं। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल इज समथिंग व्हेन यू थ्रो समथिंग नॉट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर और वर्टिकल। जब आप परपेंडिकुलर या वर्टिकल, मतलब क्या तो आप हॉरिजॉन्टल, सॉरी परपेंडिकुलर वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, क्या ना तो आप किसी चीज को हॉरिजॉन्टल पर थ्रो कर रहे हैं, नहीं या किसी चीज को वर्टिकल पर थ्रो कर रहे हैं। आप जब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बीच में किसी एंगल पर थ्रो करते हैं, तब जो वो पार्टिकल पाथ लेता है, उस पाथ को अपन लोग को हॉरिजॉन्टल से मान लो थीटा एंगल पे थ्रो किया, तो थीटा एंगल पे थ्रो करने के बाद ये जो पाथ बना रहा है पार्टिकल, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ऐसे आ गया। तो जो ये पाथ बनाया पार्टिकल ने, इस पाथ को अपन लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आया। सो प्रोजेक्टाइल इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ सम पार्टिकल with an angle theta from the horizontal. This thing, the path which follows the path which the particle follows is known as projectile motion. ठीक है। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में तीन चार चीजें होती है जो अपने को पूछी जाती है, उनको आपको पता होना चाहिए। क्या क्या होता है देखो, जो आपको पता होना चाहिए वो मैं वो लिख दे रहा हूँ। तो एक चीज तो होती है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा एच मैक्स। एच मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट, मतलब ये वाली हाइट, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको अपन लोग बोलेंगे एच मैक्स। सो एच मैक्स का क्या फॉर्मूला होता है, एच मैक्स, अरे यार, तो एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। और एक आखिरी फॉर्मूला बचता है रेंज का। क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ। रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर होगा, कुछ तो हो रहा है आज। देखो यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये होगा यू स्क्वायर, फिर होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। तो ये अपने फॉर्म साइन 2 थीटा, है। तो अपने फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे यू क्या है, यहाँ पे यू होता है इनिशियल स्पीड, जिस स्पीड से आप फेंकते हो पार्टिकल को, ये आपको क्वेश्चन में दी रहती है। तो यहाँ पे यू क्या होता है, यू होता है इनिशियल स्पीड।
थीटा क्या होता है? थीटा होता है एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल, जो आपको क्वेश्चन में दिया होता है, ये वाला एंगल। जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको अपन लोग वैसे तो टाइम लिखते हैं, लेकिन अगर अपने को क्वेश्चन में 9.8 दिया होगा तो अपने को 9.8 से सॉल्व करना पड़ेगा। तो बस ये चीजें होती हैं। बाकी एच मैक्स होता है कि वो आपका पार्टिकल ग्राउंड से कितनी मैक्सिमम हाइट पे गया, उसको अपन लोग बोलते हैं एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट। टाइम पीरियड होता है कि वो पार्टिकल वापस ग्राउंड में आने में कितना टाइम लगाया, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। मतलब अगर अपन ने पार्टिकल को यहाँ से फेंका, वो वापस यहाँ पे आके गिर रहा है, तो यहाँ यहाँ से यहाँ तक के बीच में उसने कितना टाइम लिया, मतलब वो पार्टिकल यहाँ से गया और यहाँ पे आके बैठा, तो इसके बीच में उसने जितना टाइम लिया उसको हम लोग बोले टोटल टाइम पीरियड। रेंज मतलब क्या होता है? रेंज मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, मतलब पार्टिकल जब अपन ने फेंका तो वो कितनी दूर जाके गिरा, उसको अपन लोग बोलते हैं रेंज। तो ये 3 फॉर्मूला होते हैं निकालने के लिए, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये हर जगह पूछा जाता है। तो प्रोजेक्टाइल का आपको आना चाहिए, कम से कम ये 3 फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे यू क्या इनिशियल स्पीड है, इसको मैं लिख देता हूँ। यू इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लोग करते हैं। इस तरीके से अपना सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। फिर सर्कुलर मोशन इज, ये आपका इसी में आ गया क्या? चलो ठीक है, देखो सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन क्या होता है इसको मैं समझाता हूँ। देखो वैसे तो आपको पता होता है कि सर्कल होता है क्या, सर्कुलर मोशन क्या होता है। जैसे सर्कल में घूमना मतलब सर्कुलर मोशन, सिंपल है। ये आप मान लो सर्कल है अपना, ठीक है। ठीक है, ये नो सर्कल है। कोई भी चीज सर्कल में घूमती है मतलब सर्कुलर मोशन, एज सिंपल एज दैट। अब इस सर्कुलर मोशन को अपन लोग एनालिसिस कैसे करते हैं इसकी, वो चीज अपन लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं। तो अपन लोग चलो एक्स वाई एक्सिस में होते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, ये अपनी एक्स वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखो मान लो कोई पार्टिकल है यहाँ पे, वो चल रहा है। इस पार्टिकल पे 2-3 फोर्स लगते हैं। एक तो एक फोर्स होता है जो हमेशा लगता है सेंटर की तरफ। आपका पार्टिकल यहाँ पे, चाहे 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 यहाँ पे, वो पार्टिकल कहीं पे भी है, उस पार्टिकल पे जब भी वो सर्कल में चलेगा उस पे सेंटर की तरफ हमेशा एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को अपन लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? उस फोर्स को अपन लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी खासियत क्या है? ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होता है। ठीक है, हमेशा सर्कल सेंटर की तरफ होता है, ये इसकी खासियत है। तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, चाहे वो आप आगे जाके कहीं पे भी पढ़े, किसी भी चैप्टर में पढ़े, अगर वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो हमेशा एक फोर्स उस पे हमेशा रहेगा, जिसको अपन लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स कभी जा ही नहीं सकता, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कुलर मोशन। तो ये चीज ध्यान रखना हमेशा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कुलर मोशन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, मान लो ए सी से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स को, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर बाई आर, वी क्या है? वी है वेलोसिटी जिससे वो सर्कल में घूम रहा है, और आर है रेडियस ऑफ सर्कल। इसको अपन लोग ओमेगा स्क्वायर आर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? देखो जैसे अपन लोग चलते हैं सीधे सीधे तरीके से, जब अपन लोग चलते हैं तो अपन लोग जिस वेलोसिटी चलते स्पीड चलते हैं उसमें अगर अपन लोग डायरेक्शन ऐड करते हैं तो अपने को वेलोसिटी मिल जाती है। ये अपने को पता होता है कि वेलोसिटी इज द स्पीड प्लस डायरेक्शन व्हेन वी मूव इन अ स्ट्रेट पाथ, ऐसा मान लो, या किसी भी पाथ में मूव कर रहे हैं। तो जब अपन लोग या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि कितना डिस्टेंस लिया कितने टाइम में, उसको अपन लोग वेलोसिटी बोलते हैं। वैसे ही अपना ओमेगा, ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? अपन लोगों ने कितना एंगल कवर किया कितने टाइम में, उसको अपन लोग बोलते हैं ओमेगा। मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ मान लो, तो मान लो मेरा पार्टिकल पहले यहाँ पे था मान लो, ठीक है, उसके बाद मेरा पार्टिकल यहाँ पे आ गया मान लो। तो मान लो ये, मान लो उसने ये थीटा एंगल कवर किया। तो इनिशियली मेरा पार्टिकल यहाँ पे था, फिर वो यहाँ पे आ गया, उसने कितना एंगल कवर किया? थीटा एंगल। तो थीटा एंगल कवर करने में मान लो उसने टाइम लिया टी।
तो मेरे पास ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ से मैं ओमेगा क्या लिखूंगा, यहाँ से मैं ओमेगा लिख सकता हूँ, ओमेगा क्या दिक्कत है, ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई टाइम। मतलब उसने उस एंगल को कितने टाइम में कवर किया उसको अपन लोग बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी व्हिच डिफाइंस द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू कवर अ पर्टिकुलर एंगल, जिसको अपन लोग बोलते हैं ओमेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो वेलोसिटी होती है v और ओमेगा में एक रिलेशन होता है, v इज ऑलवेज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स r। मतलब जब भी अपन लोग एंगुलर वेलोसिटी को सर्कल के रेडियस से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को वेलोसिटी मिल जाती है। इन केस ऑफ प्योर सर्कुलर मोशन, मतलब अगर सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड ना हो, मतलब वो प्योर सर्कुलर मोशन हो, तब की बात है ये। उस केस में वेलोसिटी जो होती है ओमेगा आर के बराबर होती है, और ओमेगा इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी। तो ये अपने डिस्कशन में चल गया। तो सर्कुलर मोशन में एक फोर्स हमेशा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उस सेंट्रीपिटल फोर्स की खासियत होती है, क्या खासियत होती है, उस सेंट्रीपिटल फोर्स की खासियत होती है कि वो हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, और उसका मैग्नीट्यूड होता है वी स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है वी स्क्वायर बाई आर। वी इज वेलोसिटी, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। इसको अपन लोग बोल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, जहाँ पे ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को अपन लोग कैसे डिफाइन करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी नथिंग बट जैसे कि वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। वैसे ही अपनी जो ओमेगा होती है उसको वो होती है एंगुलर वेलोसिटी, वो होती है एंगल कवर्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम। सो थीटा अपॉन टाइम इज अवर ओमेगा। और जब भी अपना सिंपल सर्कुलर मोशन होगा, प्योर सर्कुलर मोशन, जिसमें अपना मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसको बोलते हैं, उस केस में अपना जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा ओमेगा आर के बराबर होती है। तो अपन लोग ऐसे करके सर्कुलर मोशन की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना सर्कुलर मोशन था, ये यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये इस चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब अपन लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो चलो एक्सरसाइज पे चलते हैं अब। अम, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला शीट भी दी हुई है। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन आर, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर होता है, वेलोसिटी वी, डेल्टा वी। यहाँ पे प्रोजेक्टर मोशन के फॉर्मूला दिए हुए हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ये सब आपको याद होनी चाहिए, बेसिक फॉर्मूले। ये तो आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि इसी भी चैप्टर में काम में आएंगे। आगे जाके अपन लोग फिजिक्स में जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उन सब जगह अपने को ये सारी चीजें यूज आती हैं। तो अपने को ये बेसिक टर्म्स याद होनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो अपन लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। थिंक 22 क्वेश्चन अपन लोग जितने होते हैं अपन लोग इस वाले में करते हैं, फिर अगले में करेंगे। जैसे कि पहले वाले में क्या बोला है, स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इफ इट इज इफ इट इज द स्केलर वेक्टर। अपने को बताना है कि जो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर है। तो देखो वॉल्यूम, देखो अपन इस पे अपन लोग खुद ही पॉइंटर कर सकते हैं। कैसे पॉइंटर करेंगे, अपने को पता वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है, कितनी जगह वो कोई चीज घेर रही है। उस चीज में अपने को डायरेक्शन का क्या मतलब है, मतलब वॉल्यूम में अपने को डायरेक्शन क्यों चाहिए। अपने को तो वॉल्यूम मतलब जगह है, अपने को पता होना चाहिए कि कितनी जगह घेर रहा है कोई चीज। उसमें अपने को डायरेक्शन से तो कोई मतलब होता नहीं है। सो वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वो किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। मतलब मान लो मेरी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ रही है, तो मैं नॉर्थ की तरफ बढ़ रही है कि साउथ की तरफ बढ़ रही है, मुझे वो भी बताना पड़ता है। तो मेरी वॉल्यूम, मास, स्पीड स्केलर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी है, नंबर ऑफ मोल्स, नाम में ये नंबर, मतलब वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें अपने को डायरेक्शन बतानी पड़ती है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज अगेन वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें भी अपने को बताना पड़ता है कि थीटा एंगल क्लॉकवाइज घुमा है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। तो एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो लेट्स राइट, लेट्स राइट दिस थिंग। इसमें स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी है, स्केलर इज इक्वल टू वॉल्यूम, कॉमा मास, कॉमा स्पीड, कॉमा डेंसिटी, कॉमा
नंबर ऑफ मोल्स कॉमा, ठीक है। अपन लोग चलते हैं वेक्टर क्वांटिटी में, बची हुई सारी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होगी एक्सेलरेशन कॉमा वेलोसिटी कॉमा डिस्प्लेसमेंट कॉमा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। एक ऑफ द टू स्केलर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग सेट में से अपने को स्केलर क्वांटिटीज निकालनी है। वापस सिंपल क्वेश्चन, फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास टू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स भी वेक्टर हो गया। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है आई इंटू ओमेगा, आई ओमेगा। ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी है तो एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, उसके बाद अपन लोग चलते हैं वर्क पे। वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी अपन ने भी देखा, तो वर्क भी वर्क करंट होता है आई, तो आई थिंक करंट स्केलर क्वांटिटी हुआ। एक मिनट, ठीक है। फिर चलो लीनियर मोमेंटम पे। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? पी, पी होता है एम इंटू वी। वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी, तो लीनियर मोमेंटम वेक्टर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड नाम में बदल रहा है, फील्ड है, फील्ड मतलब अपनी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी। रिलेटिव वेलोसिटी तो नाम से बदल रहा है कि किसी के रिलेटिव में है, तो वो भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इसका मतलब अपना करंट और एवरेज वेलोसिटी, ये दो चीज होती है, ये दो। सो सेकंड क्वेश्चन में करंट एंड एवरेज वेलोसिटी आर स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है। with average velocity, एवरेज वेलोसिटी रखता होना चाहिए। सो स्केलर करंट है और एक मिनट, मैं शायद से सिर्फ करंट की स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि लीनियर मोमेंटम होता है एमवी, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वेक्टर क्वांटिटी। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। रिलेटिव वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें एक्चुअली आंसर सिर्फ करंट होगा। ठीक है, अपन से दो पूछे तो अपन लोग एवरेज वेलोसिटी भी बोल दे रहे हैं। बाकी एवरेज वेलोसिटी में वेलोसिटी आ रहा है, तो आई थिंक इट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी ओनली। सो oh, एक मिनट, आई गॉट इट। See, work is a product of two scalar quantities, F and S. So actually work would be scalar quantity. Sorry for the break. देखो क्या होता है ना, कि जो अपना वर्क होता है, वर्क WORK के, ये होता है F डॉट S। ये अपना वर्क होता है। सो फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, S इज वेक्टर क्वांटिटी, S डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज का अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो अपने को स्केलर क्वांटिटी मिलती है। This thing slipped off from my mind, sorry for that. But actually, dot product of two vectors is always scalar. So work is also a scalar quantity. Why? Because dot product of two vector quantities is always scalar. ठीक है, तो इस केस में अपने पास जो दो अपने आंसर होंगे वो होंगे करंट और वर्क, ये दोनों भी स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, फिर वैसे ही थर्ड क्वेश्चन में वही बताना है अपने को।
So in third question also we have to tell which is the vector quantity and which is the we have to pick out only the vector quantity in the following. Okay. तो टेम्परेचर स्केलर होता है, प्रेशर स्केलर होता है, इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, बाकी अपन लोग चेक करते हैं टाइम स्केलर होता है, पावर स्केलर होता है, टोटल पाथ लेंथ स्केलर होता है, एनर्जी स्केलर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर, फ्रिक्शन स्केलर, चार्ज स्केलर। तो इसका आंसर भी ऑलरेडी हो जाएगा इम्पल्स, क्योंकि अपने को इम्पल्स में डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन चाहिए होती है। तो ये आपको पता ना हो तो ये नोट कर लेना कि अगर अपने को इम्पल्स दिया हुआ है तो इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। State with reasons whether the following algebraic operations with scalar and vector physical quantities are meaningful or not. Adding any two scalars. No, किसी भी दो स्केलर को ऐड करेंगे तो सेम डायमेंशन के स्केलर ही ऐड कर सकते हैं अपन लोग। ठीक है, adding any two scalars because only the scalars of same dimension can be added, इसलिए फिर एडिंग स्केलर टू वेक्टर ऑफ सेम डायमेंशन नहीं, अपन लोग किसी स्केलर को किसी वेक्टर में ऐड कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। क्या तो हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे क्योंकि वो भी डायरेक्शन दो वेक्टर्स को अपन लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक स्केलर को एक वेक्टर के साथ ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, फिर मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय स्केलर, ये होता ही अपन ने भी ऊपर देखा था। डी क्या है, मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स, यस अपन लोग दो स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मीनिंगफुल रिजल्ट आएगा। और फिर ई में क्या बोला है, ई में बोला है एडिंग एनी टू वेक्टर्स, यस दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं प्रोवाइडेड दोनों वेक्टर के डायमेंशन सेम हो, डायमेंशन द सेम, वो दोनों मास के हो, दोनों लेंथ के हो। ऐसे नहीं हम जैसे कि मैंने स्केलर में बोला है एडिंग टू स्केलर्स, सेम डायमेंशन के स्केलर को ऐड कर सकते हैं, मतलब मास को अपन लोग लेंथ से ऐड नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। मीनिंगफुल का मतलब क्या होता है, मीनिंगफुल का मतलब होता है कि सेम डायमेंशन की चीज अपन ऐड करते हैं। तो एडिंग टू स्केलर्स क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सेम डायमेंशन की भी होनी चाहिए। क्या पता हम लोग मास को लेंथ से ऐड करें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो एडिंग टू स्केलर्स is only possible if same dimension. Similarly, adding any two vectors only possible if same dimension. Adding a component of vector to the same vector, yes. क्योंकि दोनों वेक्टर ही है, सेम डायमेंशन के हैं, तो दो वेक्टर ही हुए, दोनों वेक्टर को अपन लोग सिंपली ऐड कर सकते हैं। बस अपने को ध्यान के रखना है डायमेंशन सेम होनी चाहिए। किसी मास की चीज को अपन लोग लेंथ से ऐड नहीं कर सकते, या फिर किसी लेंथ की चीज को अपन लोग वॉल्यूम से ऐड नहीं कर सकते। मतलब दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, दोनों सेम चीज की बात कर रहे हो, दोनों मास की बात कर रहे हो, लेंथ की बात कर रहे हो, तो सही चलेगा। दोनों सेम वेक्टर को बैठ कर सकते तो वेक्टर की भी डायमेंशन सेम हो। तो बस अपने को ये चीज ध्यान रखनी है, बाकी ये चीज सिंपल है। फिर क्या बोला है, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर, ट्रू, ऑब्वियस सी बात है। जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा मान लो, वो हमेशा स्पीड होता है। इस एग्जांपल दे रहा हूँ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है, स्पीड हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। तो magnitude of a vector is always scalar, it is 2. Each component of a vector is always a scalar, false. component of vector हमेशा वेक्टर ही होगा। मान लो किसी कोई वेक्टर क्वांटिटी, उसका वेक्टर उसका आपको निकालना है एक्स एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट, तो ऑब्वियस सी बात है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स डायरेक्शन प्लस आई कैप, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अपने को वेक्टर का कंपोनेंट करना है तो वो भी वेक्टर ही आएगा। तो ए इज 2, बी इज फॉल्स। सी में क्या बोल रहा है, द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पार्टिकल, गलत। ये तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, जैसे कि टोटल पाथ लेंथ का मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, मान लो मैं यहाँ से यहाँ गया हूँ, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो इतना ही हुआ है, लेकिन टोटल पाथ लेंथ तो ये इतनी। तो ये टोटल पाथ लेंथ डिस्टेंस के हमेशा बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होती। तो सी भी मेरा हो गया। डी में क्या बोला है, डी में बोला है द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल डिफाइंड एज टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये अपने को पता है एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओवर द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ट्रू है, क्योंकि जो टोटल पाथ लेंथ होती है वो क्या तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से बड़ी होगी या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के इक्वल होगी। जैसे कि इस केस में जो अपने टोटल पाथ लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से बड़ी है, इस केस में जो अपनी टोटल पाथ लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से बड़ी है। ठीक है, और कभी कभी हो सकता है कि आप यहाँ से, कभी कभी हो सकता है कि आप यहाँ से यहाँ गए, तो इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर है। तो इस केस में आपकी एवरेज वेलोसिटी भी एवरेज वेलोसिटी और स्पीड बराबर है, लेकिन इस केस में आपकी एवरेज वेलोसिटी और स्पीड बराबर नहीं है। तो वही चीज अपने को बोली गई है कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है अपनी, कहाँ गया, जो अपनी एवरेज वेलोसिटी होती है वो इज आइदर, जो अपनी एवरेज स्पीड होती है आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि इस केस में एवरेज वेलोसिटी कम आएगी क्योंकि एवरेज स्पीड ज्यादा आएगी।
और इस केस में एवरेज वेलोसिटी हमेशा बराबर आएगी, क्योंकि स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, जबकि यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट कम है, तो एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी क्या तो ज्यादा होगी क्या तो बराबर होगी। तो अपना ई पार्ट भी सही है, डी पार्ट सही है। और ई पार्ट में क्या बोला है, 3 vectors not lying in a plane can never add up to give a null vector. True. अगर अपने को पता है 3 वेक्टर्स है वो सेम प्लेन में लाइन नहीं कर रहे हैं, एक वेक्टर मान लो आपका एक्स एक्सिस कहलाओगे, एक वेक्टर वाई एक्सिस कहलाओगे, एक वेक्टर जेड एक्सिस कहलाओगे, तो इन तीनों को ऐड करके आप कभी जीरो लाइन सकते, कैसे ला सकते हो जीरो। आप एक्स एक्सिस का प्लस वाई एक्सिस का प्लस जेड एक्सिस का कोई भी वेक्टर ऐड कर लो, कभी भी जीरो हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप कैसे कर सकते हो, मान लो आप एक्स एक्सिस, मान लो आप जैसे कि मैं बना के दिखाऊं तो मान लो एक वेक्टर मेरे को दिया हुआ है ऐसा कभी कुछ एक्स एक्सिस कहलाऊंगा, दूसरे वेक्टर को दिया हुआ वाई एक्सिस कहलाऊंगा कुछ, इसको आप कभी जीरो कर ही नहीं सकते। मान लो आपको एक वेक्टर ऐसे दिया होता और एक वेक्टर ऐसे दिया होता, तो इन दोनों को तो आप जीरो कर सकते हो, कि आपको पता है कि एक ऐसा एक उसको उल्टा है, तो मैं उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जीरो कर सकता हूँ। लेकिन अगर 3 वेक्टर दिए हुए हैं और तीनों अलग अलग डायमेंशन के होंगे, अलग अलग कॉम्पोनेंट वेक्टर के अलग 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 प्लेन लाइक करें, तो दिस कैन नेवर बी जीरो, सो दिस इज ट्रू। सो सही आंसर क्या हो गया अपना, ए है ट्रू, बी है फॉल्स, सी है फॉल्स। चलो मैं लिख देता हूँ, लेट मी राइट इट। थर्ड का आंसर था इम्पल्स, फिफ्थ का आंसर है ए का है ट्रू, बी का है फॉल्स, सी का है फॉल्स, डी का है ट्रू और ई का भी है ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अपन लोग चलते हैं आगे, या एक काम करते हैं, आगे के क्वेश्चंस अपन लोग नेक्स्ट सेशन में करते हैं। सो आई थिंक समझ में आ गया होगा, मतलब मोशन ऑफ प्लेन वैसे सिंपल है, बस अपने को क्या होता है इसमें स्केलर के साथ साथ वेक्टर क्वांटिटीज की बात करनी पड़ती है, तो इसमें थोड़ी डायरेक्शन वाली बात आ जाती है, तो ये कुछ चैप्टर टफ हो जाता है। रेस्ट चैप्टर इजी है, इतना कुछ टिपिकल है नहीं। ठीक है, तो कल अपन लोग इसके बचे हुए क्वेश्चन करते हैं, अपन ने पहले 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी अपने को 6 से लेकर 22 को करने हैं, तो वो अपन लोग नेक्स्ट सेशन पे करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।